भाजपा की ओर से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान और जीएसटी पर कार्यशाला आयोजित हुई। प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने बताया कि किसानों, मध्यम वर्ग और व्यापारियों को राहत देने वाले फैसलों पर चर्चा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को धन्यवाद दिया गया। कार्यशाला में 23 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलने वाले अभियान के तहत स्वदेशी व स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और वोकल फॉर लोकल की भावना पर जोर दिया गया। मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह मौजूद रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम और अभियान देश में चल रहे हैं। अभी जैसा आप सबको पता है कि जीएसटी को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत ऐतिहासिक सुधार की घोषणा की है जो 22 तारीख से लागू होगा। उस विषय को लेकर नीचे तक लोगों को उसका क्या लाभ है बताने के लिए और इतने बड़े निर्णय के लिए जो आम आदमी को राहत देने वाला है, किसानों को, मध्यम वर्ग को, व्यापारियों को, सबको राहत देने वाला है, उस बड़े निर्णय के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का पूरा भारत, पूरा छत्तीसगढ़ धन्यवाद करे। इस विषय को लेकर हमारी आज कार्यशाला चल रही है। साथ में हमारा भारत मजबूत और आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान भी 23 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलना है। उस विषय को लेकर भी आज कार्यशाला है। हमारा भारत हर दृष्टि से हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, वो संकल्प हम लें ताकि दुनिया की अलग अलग चुनौतियों के सामने भारत अपनी ताकत के आधार पर खड़ा हो। ये विषय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जो आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे की जो भावना है, जिसमें स्थानीय उत्पाद, स्वदेशी उत्पाद और स्थानीय जो चीज़ें बनती है लोकल फॉर वोकल, उसको महत्व देते हुए भारत के आम लोगों के द्वारा बनाई गई चीज़ों का सम्मान हो, उसके आधार पर हम सब चीज़ क्षेत्र में मजबूत हो। इस दो विषय पर आज कार्यशाला है, जिसके लिए अभी माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं और राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, चित्तौड़गढ़ से सांसद और आत्मनिर्भर भारत अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक सीपी जोशी जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष किरण सिंह देव जी, तोखन साहू जी और गृह मंत्री विजय शर्मा जी सहित सभी विधायकगण, सभी सांसदगण, सभी जिला अध्यक्षगण और आत्मनिर्भर और जीएसटी को लेकर जिलों में बनी टोली के सभी संयोजक यहाँ पर आज उपस्थित हैं। आप सबका धन्यवाद। अंबिकापुर में जनपद पंचायत के सीईओ के खिलाफ सरपंच और सचिवों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीईओ पर प्रताड़ित करने, बेवजह नोटिस और निलंबन की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। सरपंच सचिवों ने कलेक्टर से मुलाकात कर सीईओ को हटाने की मांग की। इससे पहले जनपद पंचायत के एक इंजीनियर ने भी सीईओ पर कमीशनखोरी के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। सचिव संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सचिव संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनावश्यक कार्रवाई बंद करो, बंद करो, करो, बंद करो। नहीं, देखिए, जैसा कि हमारे बताए भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे साथ आए हुए हैं, निश्चित रूप से हम लोग प्रताड़ित तो हैं, क्योंकि हम लोग ग्राम पंचायत के अंदर 32 विभागों का 200 प्रकार का कार्य रोज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई विभाग आकर के हमसे कुछ ना कुछ काम रोज रहता है, प्रतिदिन। इसके एवज में भी ग्राम पंचायतों को छोड़ करके हम लोग को मीटिंग में सप्ताह में 2 बार 3 बार बुलाया जाता है। चलिए, मीटिंग जायज़ बात है, पर इतना अगर मीटिंग होगा तो काम भी कैसे होगा, ठीक बात है। लेकिन हम लोग अभी जो भी हुआ है, 2 लोगों का निलंबन हुआ है, इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इससे पहले भी रेगुलर निलंबित होते गए हैं हमारे सचिव साथी, जो कि गंभीरता का विषय है। इससे हम लोग काम करने वालों को आप निलंबित कर देंगे तो काम होगा कैसे? फिर आप बोलेंगे काम नहीं हो रहा है। ये सारी शिकायतें भी हम लोगों को है। सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मैं उपेंद्र सिंह पैखरा, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़। क्या है, जनपद पंचायत अंबिकापुर में हमारे सीओ साहब का जो दुर्भावनापूर्वक जो कार्यवाही किया जा रहा है, हमारे निर्दोष सचिवों को सस्पेंड कराया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोगों ने आज कलेक्टर साहब से, जिला पंचायत सीओ साहब से मिलकर ज्ञापन देने आए हैं और उनको हटाने का मांग कर रहे हैं। देखिए, अभी तक जनपद पंचायत अंबिकापुर में 6 सचिव निलंबित हैं और वर्तमान में तत्काल कल ही का आदेश है 2 सचिवों को किया गया है, और जिसमें निर्माण काम में देरी का बात कहा गया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। हमारा सचिव छाता ओढ़ के पानी बरसते में काम कराया है। मुझे मानते हैं। देखिए, अभी इनका हमारे जो प्रमुख सचिव हैं निहारिका बारिक जी, वहाँ तक शिकायत गया था इनका अवैध वसूली, लंदफन, दुनिया भर की बातों को।
उससे खुन्नस खाए हुए हैं, जो दूसरे की मतलब गुस्सा को सचिवों में उतार रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। और इसमें सभी हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष भी आज उपस्थित हैं, सचिव संघ के अध्यक्ष भी उपस्थित हैं, रोजगार सहायक संघ के अध्यक्ष भी उपस्थित हैं। आज हम लोगों ने उनका मीटिंग को भी बहिष्कार किया है और जब तक ये हटाए नहीं जाएंगे तब तक हम लोग 22 तारीख से अनिश्चितकालीन काम बंद कलम बंद हड़ताल के लिए भी तैयार हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे खलीबा में जो सीसी रोड बन रहा था उसमें बाइट भी चला है, आपने देखा भी होगा। उसमें 10% या 20% की बात कही जा रही है। मैं तो खैर इस जनपद पंचायत से नहीं हूँ, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ, बिना आग लगे धुआं नहीं निकलता है। कहीं ना कहीं लिया गया होगा तभी बात निकला है। ये बात तो सच्चाई है। इसमें घूस दिया जा रहा है, ये तो जायज कहा जा रहा है, जो सच्चाई है लिया ही जा रहा है। भाजपा सांसद सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलेगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी सुधार से टैक्स में कमी कर आम जनता को राहत मिली, अब देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। जोशी ने कहा, भारत ने कृषि से लेकर रक्षा तक आत्मनिर्भरता हासिल की है और इस अभियान का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देकर रोजगार व उद्योग को मजबूत करना है। अलग अलग सेक्टर में जो एमएसएमई सेक्टर जो बहुत बड़ी ताकत रखता है, देश की रीढ़ है, उसको बल मिला। इस देश में खिलौना उद्योग को विशेष रूप से बल दिया गया। टेक्सटाइल पार्क देश भर में बने। ऐसे ही डिफेंस सेक्टर में, चाहे तमिलनाडु में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, डिफेंस कॉरिडोर बने और अनेक उपकरणों को देश में ही निर्माण करने का तय किया। उसी का एक परिणाम है कि भारत आज हर क्षेत्र में उन्नति और प्रगति कर रहा है। सर, आप लोग एक और स्वदेशी को लगातार, देखिए, कोई जमाना था तब लोग विदेशी चीजों पर ही ज्यादा विश्वास करते थे, लेकिन जब जो लोग देशवासी देश के लिए खड़े हो जाएं कि हमने इस देश को मजबूती देनी है, हमने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा महारानी एलिजाबेथ ने जर्मनी की कार मंगाने का निर्णय किया तो देश के लोगों ने विरोध उस दिशा में अपना वक्तव्य खड़ा किया। तो ऐसे ही देश में दुनिया में कई उदाहरण हैं, जब देश के व्यक्ति, देश की जनता खड़ी हो जाती है तो वो लक्ष्य 100% मिलता है, बनता है। सर, जब केंद्र सरकार जीएसटी रिफॉर्म, देखिए, इस देश में कर सरलीकरण का काम, और ये जीएसटी भी पहली बार देश में, वन नेशन वन टैक्स, इससे पहले कई प्रकार के कर होते थे और देश की जनता पर, देश के व्यापारों पर कई प्रकार का बोझ था। ये वन नेशन वन टैक्स का फॉर्मूला इंदिरा जी के सामने भी आया, लेकिन उन्होंने वोट बैंक पहले देखा, नेशन फर्स्ट नहीं देखा। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश प्रथम देखा और इस देश के लोगों से इसको आत्मसात करने की अपील की। आज देश में टैक्स पेयर भी बढ़े हैं तो टैक्स रेवेन्यू जनरेशन भी बढ़ा है कि बड़ी संख्या में आज जो हमारे करदाता हैं वो देश के आम आदमी की, गरीब की आवश्यकताओं को पूरी करने का एक माध्यम बने हैं। तो मैं सोचता हूँ लगातार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले कितने प्रकार के टैक्स लगते थे, वन नेशन वन टैक्स आने के बाद उसमें कमी आई, फिर ये जीएसटी रिफॉर्म हुआ, उसमें और कमी लाकर जितना टैक्स कम होगा लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो कहीं न कहीं ये अर्थचक्र देश की उन्नति और प्रगति का माध्यम बनेगा। देखिए, कोई जमाना आ गया था बीच में जब पूरा हम लोग दुनिया पर निर्भर हो गए, लेकिन आज भारत चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे फार्मेसी में हो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट में हो, बाकी डिफेंस सेक्टर में हो, एमएसएमई सेक्टर में हो, भारत आत्मनिर्भर बन गया है और इस दिशा में हमारी ताकत बहुत बड़ी है। और इस ताकत को स्ट्रेंथ देने के लिए और मजबूती देने के लिए ये अभियान निश्चित रूप से देश के, आज पतंजलि आने के बाद आप देखिए कि जहाँ कोई दुनिया की जो कंपनियां थी आज स्वदेशी अपनाना चाहती है, पतंजलि के प्रोडक्ट को स्वीकार कर रहे हैं। हमारा आयुर्वेद को आज दुनिया स्वीकार कर रहा है, हमारे योगा को आज दुनिया स्वीकार कर रहा है। तो आज यही हमारा ध्येय है कि आज लोग कहते हैं कि
आज एप्पल का मोबाइल भी हिंदुस्तान में बन रहा है। स्वदेशी वो जिसका निर्माण हिंदुस्तान में हुआ, इस देश के लोगों का पसीना जिसमें बहा, तो वो सारी चीज़ें अपनाना का ये अभियान है और मैं सोचता हूँ इसमें देश की जनता का भी सहयोग। ग्रेड पे निर्धारण पर रिपोर्ट के बाद निर्णय होगा। उन्होंने हड़ताल समाप्त करने की अपील करते हुए कहा कि कर्मचारी आज शाम तक ड्यूटी पर लौटेंगे। आज के यहाँ इस प्रेस वार्ता में आप सभी उपस्थित सम्मानीय पत्रकार साथियों का, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय भैयालाल राजवाड़े जी का मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज का प्रेस का विषय मुख्य रूप से जो 1 महीने से ऊपर हमारे प्रदेश के एनएचएम कर्मचारियों का जो हड़ताल चल रहा है, उसको लेकर कल हमारी उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है और 1 महीने की जो हड़ताल की अवधि है, इसमें 5 बार कम से कम मैं वार्ता करने का प्रयास किया। हमारे एमडी एनएचएम, सेक्रेटरी हेल्थ और सभी स्तर पर हम लोगों ने वार्ता किया, परंतु ये चिंता का विषय है कि प्रदेश में 1 महीने से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जनता के बीच में और आम जनों के बीच में एक प्रश्न उपस्थित हुआ होगा। उन सभी समाधानों के लिए आज का प्रेस वार्ता हम कर रहे हैं। जैसा कि विगत 18 अगस्त से एनएचएम कर्मियों की हड़ताल चालू हुई और उनके द्वारा 10 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल किया गया। इन 10 मांगों में हमने 4 मांगे उनकी पूरी तरह अक्षरशः पूर्ण कर दिया। 3 मांगों के लिए कमेटी बना दिया और 3 मांगों को लेकर उच्च स्तर पर बात करेंगे, ऐसा बातचीत कहा गया। इसके बावजूद हड़ताल समाप्त नहीं हुआ, निरंतर स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित होती रही और पुनः कल हम लोग संघ के पदाधिकारियों से बातचीत हमने किया है और कल हड़ताल समाप्त करने की लगभग सहमति बन गई है और मुझे आशा है कि आज हड़ताली कर्मचारी जो है अपने कामों पर वापस आएंगे। उसमें 2-3 प्रमुख रूप से कार्रवाइयां भी हुई। 25 लोगों को बर्खास्त भी किया गया। सैकड़ों कर्मचारियों को 1 माह की नोटिस पर सेवा समाप्ति की नोटिस भी दी गई है। मैं कहना चाहूंगा कि जो बर्खास्त हुए हैं उन पर भी कुछ स्तर पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जो 1 माह की नोटिस जिनको मिला है, यदि वो आज शाम तक ज्वाइन कर लेते हैं तो हम उन पर कार्रवाई भी नहीं करेंगे। और उनकी जो प्रमुख 10 मांगे थी उसमें बताना चाहूंगा कि पहला मांग स्थायीकरण एवं संविलियन को था, दूसरा नियमित हेल्थ कैडर की स्थापना और तीसरा नियमित भर्तियों में सीटों का आरक्षण। इन 3 विषयों को हम लोग उच्चतम स्तर से निर्णय लिए जाने हेतु एजेंडा में रखे हैं। चौथा, कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता, इसको हमने पूर्ण कर दिया है। मेडिकल अवकाश की सुविधा उन्होंने मांगी थी, तो दुर्घटना या आपातकालीन चिकित्सा परिस्थिति में 30 दिन का चिकित्सा अवकाश का प्रावधान हमने कर दिया है और एक कदम उससे बढ़कर उसको एक समय सीमा में निराकरण हेतु आगामी आने वाले इसी की बैठक में उसको जिला स्तर पर ही हो, ऐसा तय किया गया है। लंबित 27% की जो वेतन वृद्धि थी, तो आपको बताना चाहूंगा कि 22% वेतन वृद्धि पहले की जा चुकी है और 5% वेतन वृद्धि को भी हमने स्वीकृति प्रदान कर दिया है। न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग इन्होंने की थी, उसमें से 5 लाख की जो चिकित्सा सुविधा है उसको कैशलेस हमने कर दिया है।
और इसके पश्चात जो 3 और मांग हैं, ग्रेड पे का निर्धारण, अनुकंपा नियुक्ति और स्थानांतरण नीति, इन तीनों की कमेटी हम 1 माह पहले ही बना दिए हैं, जब इनकी मांग आई थी हड़ताल से पहले तो, और उसको 3 महीने के अंदर पूर्ण करने हेतु समय सीमा भी हमने तय किया है। ग्रेड पे के निर्धारण के लिए हमारे एनएचएम संघ के जो सदस्य हैं, उनकी एक प्रबल मांग थी कि इसकी हम घोषणा करें कि आने वाले आगामी समय में इसको लागू करेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसको लागू करने में राज्य सरकार को दिक्कत नहीं है। कल उनकी टीम के साथ भी हम बैठे थे, तो मैं प्रदेश के सभी एनएचएम कर्मचारियों को बताना चाहूंगा कि ये जीएडी और फाइनेंस के जो नीति होते हैं, उसके आधार पर संविदा कर्मचारियों के नीति तय होते हैं। यदि हम ग्रेड पे देते हैं तो अधिकांश आधा या उसके आसपास कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सैलरी घटेगी। इसके अलावा जो 5% का वृद्धि है, हम हर वर्ष देते हैं, जितना भी उसका उनका फिक्स होता है, वृद्धि के ऊपर, चक्र वृद्धि के ऊपर भी हम 5% देते हैं। वो भी छत्तीसगढ़ की जो ग्रेड पे कहें या स्केल पे पद्धति पर नहीं है। इसलिए उसका परीक्षण करने के लिए कि किसी भी हमारे कर्मचारियों का हित ना हो, और उसकी परीक्षण 3 महीने के अंदर हम रिपोर्ट मंगा लेंगे। रिपोर्ट आने के पश्चात जो एनएचएम संघ के प्रमुख लोग होंगे, उनके साथ बैठ लेंगे। यदि वो उनके हित में होगा, राज्य के हित में होगा, तो निश्चित रूप से हम आगामी समय में लागू भी करेंगे। इसमें सरकार को कहीं कोई आर्थिक रूप से हानि नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाता सूची में गड़बड़ियों के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार 7 अगस्त को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में फर्जी मतदाताओं को जोड़े जाने का खुलासा किया था। ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कर्नाटक की अलग विधानसभा में सॉफ्टवेयर के जरिए 6018 वोटरों के नाम डिलीट किए गए, जिनमें कांग्रेस के पक्ष वाले बूथों को निशाना बनाया गया। बैज ने आरोप लगाया कि आरोपों को तथ्यात्मक जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग बहानेबाजी कर रहा है। जिस तरह से कल हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाता सूची में हुई गड़बड़ी को लेकर फिर से उन्होंने उजागर किया है। इससे पहले 7 अगस्त को माननीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुए फर्जी मतदाताओं को जोड़ने को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन को उन्होंने बेनकाब कर दिया। और साथ ही कल जिस तरह से फिर दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम काटे जाने को लेकर उन्होंने पीसी की, और साथ ही कर्नाटक के अलंग विधानसभा में 6018 वोटरों को नाम उन्होंने चुनाव आयोग ने डिलीट किया। साथ ही एक मोबाइल से 12 मिनट में 14 मतदाताओं का नाम को डिलीट किया। इसी तरह से और बहुत से कांग्रेस के वोटरों को काटने का काम भी किया। तो इसी तरह से लगातार हमारा नेता माननीय राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग को इस बात का प्रमाण दे रहे हैं, साक्ष्य दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में फर्जी तरह से नाम जोड़ दिए जाते, फिर उसके बाद फिर उन वोटर लिस्टों से नाम को काटने का काम शुरू हो जाता है। फिर अब कांग्रेस के मतदाताओं के नाम भी काटे जा रहे हैं, डिलीट किए जा रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं माननीय राहुल गांधी जी ने
चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन को बेनकाब करने का काम किया।